यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक आचार संहिता। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बजबड़ बना हुआ आज की डेट में। एक विधान, एक संविधान, वन लॉ वन नेशन। पता नहीं आजकल कुछ हम सब चीज़ों में इक्वलिटी की जगह यूनिफॉर्मिटी ढूंढने लगे हैं दोस्तों। एसेंस ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म आप देखेंगे इक्वलिटी की बात करता है। हम आज की डेट में सब जगह यूनिफॉर्मिटी ढूंढने में लगे हुए। अभी इसके आगे डिस्कस करते हैं कि ये यूसीसी है क्या, कहाँ से आया, ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है, पहले कुछ हुआ है, नहीं हुआ, बट डिस्कस दैट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो वे बैक जाते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे काफ़ी मेंबर्स थे। तो उस टाइम ऐसा डिस्कशन हुआ कि सभी नागरिकों को इस स्वतंत्र देश में जब आ रहे हैं तो सभी के, जैसे क्रिमिनल लॉज एक हैं, हमारे जो कॉमन लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, वो भी एक होना चाहिए। काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि टाइम इज़ नॉट राइट। स्पेशली अंबेडकर साहब का व्यू था कि सभी लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए एक ही लॉ होना चाहिए। इवन प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के साथ में नेहरू जी का भी सेम ओपिनियन था, सेम मत था। नेहरू जी का मत ये भी था कि देश अभी अभी पार्टीशन के दंश से गुजरा है और स्पेशली माइनॉरिटीज़ हु हैड डिसाइडेड टू स्टे बैक इन इंडिया एंड स्टे विद दिस नेशन, स्टे विद दिस कंट्री, अगर उनके अंदर ये वहम और संशय जाता है कि दे आर नॉट सेफ इन इंडिया, उनके लॉज को अटैक किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये डिसाइड किया गया कि पहले तो हम एक एश्योरेंस देंगे बाय वे ऑफ फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, राइट टू रिलीजन है, प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट करने की हम आपको संवैधानिक अधिकार देंगे, फंडामेंटल राइट देंगे। दोस्तों, फंडामेंटल राइट स्टेट की गारंटी होती है, स्टेट के अगेंस्ट में गारंटी रहती है कि कुछ भी ऐसा नहीं किया जाएगा जिससे मेरे मूल अधिकार का हनन हो, किसी भी नागरिक के मूल अधिकार का हनन हो। जैसे राइट टू इक्वलिटी दिया गया, राइट टू फ्रीडम स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली दिया गया, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट दिया गया। वैसे भी रिलीजन का, हर एक रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रिजर्व करने का सबके पास संवैधानिक अधिकार है। तो सबसे बड़ी गारंटी संवैधानिक अधिकारों के रूप में दी गई कि ये गारंटी देता है संविधान सभी नागरिकों के कि आपके जितने मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, स्टेट की गारंटी है और वो गारंटी स्टैंड रहेगी ऑल टाइम्स। विद दैट गारंटी इन बैकड्रॉप, आर्टिकल 25 से 28 के रूप में फिर हमने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे वो लेके आए। उसमें बहुत सी चीज़ें दी गई कि ये स्टेट की पॉलिसी रहेगी जब गवर्नेंस करेंगे आप देश का, ये आपके लिए रोड मैप रहेगा। जो आर्टिकल 36 से 51 के बीच में सब डिस्कशन होता है दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने चाहिए लोगों के हाथ में। सामाजिक जो न्याय की बात होती है, मीन्स अगर सभी जो पूरा वेल्थ थोड़े लोगों के हाथ में कंसंट्रेट होगा तो वो देश, वो समाज कैसा होगा? विडंबना है दोस्तों। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हम लोग कहीं भूलते जा रहे हैं। पोस्ट पैंडेमिक तो और कंसंट्रेशन हुआ है वेल्थ का, बट हम वो देखने को तैयार नहीं है। हम क्या देखने को तैयार हैं कि आर्टिकल 44 की बात करते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आर्टिकल 44 क्या डिस्कस करता है दोस्तों? स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर इट्स सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया द यूनिफॉर्म सिविल कोड। मीन्स ये स्टेट के लिए एक पॉलिसी डायरेक्टिव है कि हम भारतीय नागरिकों को पूरी भारत के जो टेरिटरी है, पूरे भारत देश में एक समान नागरिक आचार संहिता लेके आए। एंड विद दिस विजन हमारा देश आगे बढ़ा। पोस्ट फॉरवर्ड 1956 के आसपास में नेहरू जी की पॉपुलरिटी चरम पर थी, अंबेडकर जी का साथ था। हिंदू बिल का कोडिफिकेशन हुआ जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडॉप्शन एक्ट और इनहेरिटेंस से लॉ, 4 लॉज बेसिकली उस टाइम में लेके आए गए। उसमें विरोध करना, उस टाइम भी विरोध हुआ था। आप देखेंगे जब भी कोई नई चीज़ की तरफ बढ़ते विरोध होगा। स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स समाज होता है उससे विरोध होना ही है। उस टाइम भी विरोध हुआ था। काफ़ी तंजीमें, काफ़ी संस्थाओं थी जिन्होंने नेहरू जी के प्रोग्रेसिव आइडिया को उस टाइम में विरोध किया था। नेशन नोज विच वर
those tanजीम्स, which were those institutions. अभी वे फॉरवर्ड आते हैं, ये जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हिंदूज के समाज में आए, जो कोडिफिकेशन के जरिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो गया कि माइनॉरिटी समाज ने उसके लिए तैयारी नहीं दिखाई। आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे, इवन टर्की जैसे नेशन में पॉलीगमी को बैन किया गया, मोरक्को में किया गया, ट्यूनिशिया में किया गया, बहुत सी, इवन रिसेंटली मैं देख रहा था मलेशियन कोर्ट ने 19 इस्लामिक लॉ को स्ट्राइक डाउन किया। दोस्तों, जैसे जैसे समाज तरक्की की तरफ बढ़ता है, हमें जेंडर जस्टिस को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो महिलाएं उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। बट हमारा अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हुआ, साहबानो who was married for more than 4 decades, 40 साल से ऊपर की शादी 70 साल की उम्र में अगर हस्बैंड को छोड़ देता है, दोस्तों कहाँ से जीवन यापन करेगी वो, कहाँ, कौन मेंटेनेंस देगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया एंड इनिशियली राजीव गांधी सरकार ने उसको स्वागत किया, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल डिफ्यूट्स हुई, उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिकल डिफ्यूट्स को कवर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिवर्स किया और लॉ के रूप में मेंटेनेंस को ओनली 3 महीने के लिए। दोस्तों, इट वाज रियली रिग्रेसिव आइडिया ऑफ दैट गवर्नमेंट और हमारे समाज का उस टाइम। कैसे आप मानिए ना, क्या कौन उसकी देखभाल करेगा एक बच्चे की, एक बीवी की, उसके बच्चों की कौन देखभाल करेगा? 3 महीने आपने दे दिया, बात खत्म। चीज़ें ऐसे तो नहीं खत्म हो जाती ना। तो वे फॉरवर्ड जब हम आते हैं, अभी रिसेंट ईयर्स में सायरा बानो का एक केस आता है जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। दोस्तों, मीन्स घर में एक स्त्री है और उसको आप बैठे बैठे बोल देते हैं कि आई डोंट नीड यू, 3 तलाक बोल दिया, बात खत्म, रिश्ते खत्म। ऐसे रिश्ते होते हैं क्या? हाउ डू यू टेक इट फॉरवर्ड? एंड जब स्ट्राइक डाउन करने के बाद होता क्या, जब ट्रस्ट की कमी होती है तो कोई भी आइडियाज़, कोई भी जजमेंट आते हैं तो हम ये लेके चलते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी पर, हमारे कल्चर पर हमला किया जा रहा है। होना क्या चाहिए, समाज को खुद उसकी तैयारी करनी चाहिए, खुद प्रोग्रेसिव नहीं लेना चाहिए। स्पेशली जो इस्लामिक उलेमास हैं, उन्होंने प्रोग्रेसिव आइडियाज़ लेके आना चाहिए। एंड जब देखें कि जब दुनिया के दूसरे इस्लामिक देश कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं करने को तैयार हो ये सब चीज़ें? वो भी तो इस्लामिक लॉ फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वहाँ पर वो चीज़ें अगर हो सकती हैं तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकती हैं? तो अभी हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। दोस्तों, तो अगर आप मोटा मोटी देखेंगे, हमारे पास 2 सेट ऑफ लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज होते हैं, एक सिविल लॉज होते हैं। क्रिमिनल लॉ में क्या माना जाता है कि कोई भी क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, मर्डर, रेप, कुछ भी केस है, ये स्टेट आप देखेंगे तो बहुत से बोला जाता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड सो, यूनियन ऑफ इंडिया एंड सो। स्टेट, ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट में क्राइम नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट में क्राइम है। दैट इज द परसेप्शन अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉज, बिहाइंड द क्रिमिनल लॉज। तो जो मौत की सज़ा, अगर 302 का केस है, किसी को मर्डर किया है, आप कहीं भी जाएं एक ही सज़ा होगी, एक्सीडेंट करना एक ही सज़ा होगी, एक ही नियम अप्लीकेबल होगा। तो ये बेसिक है क्रिमिनल लॉज का, जो CRPC, IPC और दूसरे लॉज से गवर्न होता है। अभी हम बात करते हैं कॉमन लॉज की। कॉमन लॉज में भी या पर्सनल लॉज में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग अलग लॉज हैं। जो हिंदू कोडिफिकेशन है, इवन दो इट इज हिंदू कॉल्ड हिंदू कोडिफिकेशन, बट इज अप्लाइड टू बुद्धिस्ट, टू जैन्स, टू सिख्स एंड हिंदूज एज वेल एज। इसका स्पेशली सिख समाज हमेशा से विरोध करता रहा है कि हम हिंदूज नहीं तो हमारे ऊपर वो नहीं एप्लीकेबल, बट एज लॉ स्टैंड टुडे दैट इज द थिंग। अभी पर्सनल लॉज की बात करते हैं। दोस्तों, पर्सनल लॉज में देयर इज अ ब्रांच। क्या क्या ब्रांच है कि सबसे पहले एज की बात करते हैं कि मैरिजेबल एज क्या होनी चाहिए। आज जो लॉज एप्लीकेबल हैं उसमें बच्ची की एज 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल, दैट इज़ द कानूनी रूप से आप विवाह कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स उसके ऊपर ये डिस्कशन चल रहा है कि दोनों की उम्र 21 होनी चाहिए, बट आज की डेट में 18 एंड 21 ईयर्स। नाउ कमिंग टू अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन्स में क्या है, स्पेशली इस्लामिक लॉज क्या बोलते हैं इसके बारे में। इस्लामिक लॉ में कंसेप्ट है कि एक बार बच्ची पॉवर्टी को अटेन करती है, शी इज ऑफ मैरिजेबल एज, एंड डेटा बाय एंड लार्ज शो करता है कि एवरेज एज अराउंड 13 ईयर्स की होती है। तो मीन्स यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है 18 की, ये बात करता है 13 ईयर्स की। इट मीन्स चाइल्ड मैरिज इज प्रोहिबिटेड अंडर यूनिफॉर्म सिविल कोड। इवन दो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है, लेकिन दोस्तों क्या वाकई चाइल्ड मैरिज नहीं होती? नॉर्थ के कुछ स्टेट इसके लिए जाने जाते हैं कि चाइल्ड मैरिज होती हैं,
और समाज उसको एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों केवल लॉ लाने से चीज़ें नहीं बदल जाती, समाज को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। इतने सालों में आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद भी हम लोग वहाँ पर नहीं आए। डॉरी को, दहेज को प्रोहिबिट किया गया, बैन किया गया, बट स्टिल हम दहेज लेते हैं। और एक कम्युनिटी नहीं, सभी तक कम्युनिटी लेती है। तो लॉ लेके आना, उसको समाज को एक्सेप्ट कराना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हमारी तैयारी ओनली एक एस्पेक्ट पे कि हम लॉ बना देते, बात खत्म। लॉ बनाए, समाज को उसके लिए तैयार करें। इनहेरिटेंस की बात करते हैं दोस्तों, अभी मेजर कम्युनिटी के लिए, बच्चियों के लिए स्पेशल मतलब बराबर का हक है, लेकिन आप डेटा उठा के देखिए कहाँ पर उनको प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते हैं। क्योंकि हमने उसके साथ में एक वसीयत का भी कानून बना दिया कि अगर हमने वसीयत बच्चों के नाम से कर दी, दैट्स ऑल। लड़कों के मोस्टली संपत्ति आप देखेंगे लड़कों के नाम पर जाती है। लॉ इज वन पार्ट बट इम्प्लीमेंटेशन लॉ इन टू सेंस अदर पार्ट। बच्चों को क्या बोला जाता है कि आपके लिए तो जो मैंने आपकी शादी में खर्चा कर दिया, आपका भी कुछ नहीं है तो। एंड समाज के डर से, फैमिली के इज्जत बचाए रखने के लिए बच्चियां अपना हक छोड़ के चली जाती हैं और उनको कोई राइट नहीं मिलता, स्पेशली द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं मिलता। लॉ है अपनी जगह है, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। सो मैरिजेबल एज के बाद जब हम बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की बात करते हैं। अभी इवन दो ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया, गैर कानूनी कर दिया, बट प्रैक्टिसेस अक्रॉस कहीं न कहीं चलती हैं। तो अभी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करता है वो ये करता है कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज जो होगा वो स्ट्रिक्ट कोर्ट के सुपरविजन में होगा, कोर्ट के ऑर्डर से ही हो सकता है। तो दैट इज़ अनदर पार्ट। तो पॉलीगैमी जो है, आज जो सेक्शन 494 बात करता है आईपीसी का कि एक स्पाउस के रहते हुए दूसरी आप शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरे स्पाउस को नहीं ले सकते हैं, तो अक्रॉस कम्युनिटी वो एप्लीकेबल होगा। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज है, उसका डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ऊपर। तो आई वाज क्यूरियस टू फाइंड आउट कि ये एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी में पॉलीगैमी होती है कि अक्रॉस कम्युनिटीज होती है। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स एंड हिंदू सब में पॉलीगैमी है। क्रिश्चियनिटी में ये डेटा 2.1% है, मुस्लिम से 1.9 है, हिंदूज में 1.3% है। तो पॉलीगैमी एक ही पर्टिकुलर रिलीजन में ऐसा नहीं है। अगर डेटा को फर्दर हम देखते हैं तो उड़ीसा, तेलंगाना, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पर पॉलीगैमी की प्रैक्टिस ज़्यादा हैं एंड वो सभी रिलीजन में सेम पैटर्न दिखता है। तो पॉलीगैमी के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराना, वो डेटा उसको प्रूव नहीं करता है, हमारे अपने परसेप्शन कुछ हो सकते हैं। दैट कम्स टू द पॉलीगैमी पार्ट। मेंटेनेंस का जैसे अभी बात की हमने कि मेंटेनेंस यूनिफॉर्म सिविल कोड होने के बाद हमारा जो सेक्शन सीआरपीसी का कोडिफिकेशन है 125 वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, सभी प्रॉपर मेंटेनेंस मांग सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि 3 महीने के लिए ही आपको मिलेगा, 3 महीने के बाद भी मेंटेनेंस मिलेगा, एट विच आई फील इज जस्टिफाइड। स्पेशली आप तलाक भी दे रहे हैं और मेंटेनेंस भी दे रहे हैं, इट कांट बी। वी नीड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वल्नरेबल जो लोग हैं, जो जेंडर है, फीमेल जेंडर है, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सो एक वो पार्ट रहेगा। अभी एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है कि एचयूएफ का क्या होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिलीजन को कंसेप्ट है एचयूएफ का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। आफ्टर यूसीसी क्या होगा? सभी के लिए समान है तो समान होने चाहिए। आज की डेट में इनकम टैक्स में एचयूएफ के नाम से हजारों करोड़ों का टर्नओवर होता है और एग्जम्पशन मिलता है टैक्स का, उसके मतलब जो भी लॉ एप्लीकेबल है उसकी वजह से। सो व्हाट विल हैपन टू द स्टेटस ऑफ एचयूएफ, बिकॉज एचयूएफ कंसेप्ट दूसरे रिलीजन में एप्लीकेबल नहीं। एंड दूसरी चीज़, जो एग्रीकल्चर लैंड का इनहेरिटेंस है, अलग अलग स्टेट में, स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से एग्रीकल्चर अलग अलग स्टेट ने अलग अलग नियम बनाए हुए हैं एग्रीकल्चर इनहेरिटेंस के। हाउ विल इट विल हैव यूनिफॉर्मिटी? यूनिफॉर्मिटी की अगर बात करते हैं दोस्तों, संविधान की बात करते हैं हम यहाँ पर आके। संविधान का अगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हम देखते हैं, संविधान की जो पूरी चीज़ों को जो स्टेट और इसके बीच में डिवीजन किया गया है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। एक ही लिस्ट नहीं बनाई गई कि एक ही कानून सब में जगह चलेगा, क्योंकि जो प्लूरलिज्म है, जो सेंसिटिविटीज हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग हैं। अगर शादी के मसले भी देखेंगे आप दोस्तों, बिटवीन इवन द हिंदू कम्युनिटी, नॉर्थ की जो प्रैक्टिस है, जो सपेंड की बात है कि 5 जनरेशन और 3 जनरेशन का जो कंसेप्ट है कि रिलेटिव कॉमन नहीं होना चाहिए, गोत्र नहीं होना चाहिए, नॉर्थ साउथ में नहीं एप्लीकेबल है। साउथ में मामा भांजी से, सगी भांजी से शादी करता है, लीगल है, क्यों? उनकी प्रैक्टिस हैं। स्पेशली व्हेन आई से साउथ, तेलंगाना पार्ट, आंध्रा पार्ट एंड तमिलनाडु पार्ट। नॉर्थ में आप हरियाणा में जाओगे तो गोली चल जाएगी, मर जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी है नहीं है। नागालैंड में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एप्लीकेबल है, उनका अपना संविधान है। 371 पढ़ के देखिए।
और हम बोलते हैं इससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। केवल नियम बनाने से दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ते, एक ही संविधान बनाने से नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ते। यूएस में जाके देखिए 50 स्टेट 50 संविधान है और दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क है। डाइवर्सिटी प्लूरिज्म को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। और जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वो द लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू वन कम्युनिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल। अगर हम 10 लोग हैं, 8 लोग एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, 2 लोग दूसरी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, तो 8 की हम 10 पे 2 पे भी डाल देंगे। बहुत सही तरीका है। स्पेशली जब उत्तराखंड का हम बात करते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कोई भी पर्सनल लॉज के एक्सपर्ट नहीं लिए गए। पर्सनल लॉ एक अलग चीज़ है, एक्ट जस्टिस होना एक अलग चीज़ है। विद ड्यू रेस्पेक्ट पर्सनल लॉज इंटीग्रेट। एंड इवन जो 21st लॉ कमीशन था, दे वर ऑफ द व्यू कि टाइम इज़ नॉट राइट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। और होना क्या चाहिए था दोस्तों, पीस मिल में लेके आओ। कभी मैरिज का आपने पकड़ा, ट्रिपल तलाक का पकड़ा, दूसरी चीज़ों को लाओ, धीरे धीरे लेके आई ना चीज़ों को। एक बार में एक चीज़ों को थोप देना विदाउट द कंसेंट, विदाउट द ट्रस्ट एंड विश्वास ऑफ दैट कम्युनिटी, उससे होता क्या, बैकफायर होता है। अरिस्टोटल का मुझे याद आता है, द ग्रेटेस्ट इनइक्वालिटी इज टू ट्रीट ऑल इनइक्वल्स एज इक्वल। हर एक की अगर सेंसिटिविटी हैं तो हमारा दायित्व बनता है। तो लॉ एक जैसा होना और जस्ट होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लॉ जस्ट भी होना चाहिए दोस्तों। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर से आई एम इन फेवर ऑफ इट, स्ट्रांगली फेवर इट। जेंडर जस्टिस होना चाहिए बट तरीका जस्ट होना चाहिए। एक और जो कंट्रोवर्शियल क्लॉज लेके आए हैं स्पेशली उत्तराखंड वाले, उसमें वो लिविंग रिलेशनशिप का कंसेप्ट है। 2 एडल्ट कंसेंटिंग एडल्ट अगर साथ रहना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को जिसकी इजाज़त दी है, बट स्टेट्स वांट्स टू कीप इन आवर बेडरूम, योर बेडरूम, एवरीवन्स बेडरूम। एंड उसके लिए क्या दिया जाता है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, एंड उसको हम रेगुलेट करना चाहते हैं। इन द गाइज ऑफ रेगुलेशन आप राइट टू प्राइवेसी को, जो फंडामेंटल राइट है, उसकी निजता का हनन कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से अगेंस्ट में जा रहे हैं। रेगुलेट करें, बट रेगुलेट के नाम पर जब आप एक हम पुलिस स्टेट बन जाते हैं दोस्तों, वो वहाँ पर तकलीफ होती है। एंड जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से लिविंग रिलेशनशिप का वो कंसेप्ट ट्रांसग्रेशन है सुप्रीम कोर्ट के जो आज की डेट में जजमेंट है। एंड इट वाज नॉट कॉल्ड फॉर, बट समहाउ एज ए स्टेट वी ऑलवेज वांट टू एक्सीड द राइट, वी वांट टू हैव मोर एंड मोर राइट्स। तो इन द एंड व्हाट आई लाइक टू सबमिट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाना ही है दोस्तों तो पूरी इंडिया के लिए लेके आए आप। कंकरेंट लिस्ट में प्रोविज़न है। होगा क्या कि इंडिया के जितने स्टेट हैं सब अलग अलग लोग लेके आएंगे, फिर कहाँ से यूनिफॉर्मिटी हो गई। एक स्टेट का कुछ प्रोविज़न, दूसरे का तीसरे कुछ। आप जैसे हिंदू कोडिफिकेशन लॉ लेके आए, पूरी इंडिया के लिए लेके आए, वैसे आप लेके आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी इंडिया के लिए लेके आइए। पार्लियामेंट में सदन से लेके आइए। कंकरेंट लिस्ट में जो संसद का पारित कानून है पूरी इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, पूरे स्टेट के लॉज पे ओवरराइड करेगा। एंड एक अच्छी समिति बनाएं, एक्सपर्ट की समिति बनाएं, लोगों की सेंसिटिविटीज़ को समझें। एंड जेंडर जस्टिस शुड बी द प्राइम इम्पोर्टेंस और द एंड ओनली इम्पोर्टेंस व्हेन वी आर इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड। संविधान के निर्माताओं की इच्छा के अनुसार जस्ट लॉ लेके आके, सबकी सेंसिटिविटी को लेकर आके, प्लूरिज्म को देखती हो, डाइवर्सिटी को देखती हो, उनकी प्रैक्टिस को देखती हो। जैसे ट्राइबल कम्युनिटी का हमने रेस्पेक्ट किया, दूसरी कम्युनिटी का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड एट नेशनल लेवल बाय न्यू पार्लियामेंट विच वेयर गवर्नमेंट कम्स इन, एंड दैट शुड बी प्रोग्रेस स्टेप टू मूव अहेड। विद दिस आई विल टेक योर लीव। स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।